नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले कॉलर शो है, तो सवाल पूछने का भी तरीका आपको बता देते हैं। हमारा सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9619873567 पर अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही हमारे जितने भी सोशल हैंडल, सोशल मीडिया पेजेज हैं, वहां पर भी जाके आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं और अगले आधे घंटे तक आपके कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान भी हैं। केडिया कमोडिटी के एमडी अजय केडिया हैं और स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट से अभिषेक भी है। अभिषेक और अजय जी, आप दोनों का स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। चलिए, लेकिन उससे पहले गोल्ड और सिल्वर पे बात करने के लिए हमारे साथ अरविंदो ज्ञान भी होंगे, लेकिन एक सवाल के साथ आज शुरुआत कर लेते हैं। एक कॉलर काफ़ी समय से वो बार बार फ़ोन कर रहे हैं। प्रशांत है रांची से, इन्होंने गोल्ड मिनी ले रखा है। इनका कहना है कि क्या करे, होल्ड करे या निकल जाए। अजय जी, क्या करना चाहिए? इनका बार बार फ़ोन आ रहा है। इनकी जो खरीद की प्राइस है वो है 66,250, 66,250। गोल्ड मिनी इन्होंने बाई किया था कल। ये जानना चाह रहे क्या करना चाहिए करेंट लेवल पर। केडिया जी। नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार आई थिंक इनकी पोजीशन चांदी में है 66,000 के आसपास। जी जी। देखिए, ओवरऑल अगर हम बात करें तो सोने और चांदी में तेजी का ही रुख है, बट कहीं ना कहीं हमने 2 दिन 3 दिन की जो तेजी के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है। तो आई थिंक ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट शाम का जो डेटा पॉइंट है ये कहीं ना कहीं चांदी और सोने के लिए थोड़ा सा दबाव ला सकती है। तो आई थिंक चांदी मिनी जो है उनको 65,400-500 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बेटर रहेगा एक बार बने रहिए 400-500 तक का लेवल एक बार दिखने के बाद फिर मार्केट में तेजी बनेगी। वहीं गोल्ड में भी हमें लगता है थोड़ा पुल बैक है, तो बेटर है इनको थोड़ा आज वेट करना चाहिए। शाम का डेटा थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है सोने चांदी के लिए, बट ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव, तो 65,400 के लिए वेट करना चाहिए। ओके, 65,400 का आपका लेवल सिल्वर मिनी थी, माफ़ कीजिएगा। सिल्वर मिनी में आपकी जो पोजीशन जिस लेवल पे है वो भाव आपको दिख सकते हैं, तो आपको बने रहने की सलाह है। अगला सवाल भी चांदी पर ही है, कोमल जी का है। इनका 4 लॉट चांदी 66,400 पे है। अभिषेक जी, आपको क्या लग रहा है, ये चांदी क्या अब इस तेजी में इनको बने रहना चाहिए? खरीद रखी है, इनकी 4 लॉट है, क्या करें? वेरी गुड इवनिंग विश्वान। विश्वास, देखिए थोड़ा सा हमारा एक कॉन्ट्रा व्यू है। टेक्निकल ट्रेंड या फंडामेंटल ट्रेंड अगर आप देखें तो ओवरऑल बुलिश है, पर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि थोड़ा सा प्राइजेस में डॉलर इंडेक्स अगर देखें तो एक सपोर्ट लेवल पर है। इस वजह से थोड़ा सा एक प्राइजेस में गोल्ड और सिल्वर में पुल बैक आ सकता है। मुझे लगता है काफी ऊपर लेवल पे इन्होंने बाय करा कर 66 के ऊपर मिल जाता है इनको आज ये सेशन में, तो इनको थोड़ा सा एक निकल जाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि वापस से 65,000 के नीचे चांदी फिर से मिलेगी, वहां पर री एंटर करें तो ज्यादा बेटर है। ओके, अगर वो होल्ड करना चाहते हैं, अगर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो क्या लग रहा है, क्या रिकवरी वापस से आएगी और तेजी लौटेगी क्या चांदी में? देखिए, होल्ड करने के लिए रिस्क का जो स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड का, वो काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि अगर ऊपर जाए तो निकले ना ज्यादा बेटर है, करेक्शन पे बाय करेंगे तो ज्यादा बेटर है। इसलिए कि 4 लॉट है, निकलना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए, नुकसान हो रहा होगा। चलिए, बात करेंगे उस पर आगे भी। हमारे साथ टाटा एमसी के हेड कमोडिटी स्ट्रैटेजी और विंदो ज्ञान जी भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आपका गोल्ड मार्केट को लेकर और पूरे बुलियन मार्केट को लेकर आपका आउटलुक क्या है? थैंक यू विश्वन जी। मेरे ख्याल से मार्केट बहुत इंटरेस्ट हुआ है पिछले जी। अगर हम इस महीना का बात करेंगे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिला है। और गोल्ड में करीबन फेस्टिव डिमांड जो इंडिया में होता है या इंपोर्ट नंबर्स थोड़े अभी इम्प्रूव हुए हैं। कोरोना केसेस थोड़ा इज आउट होने के बाद जो इंपोर्ट नंबर्स गोल्ड सिल्वर दोनों में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। तो करीबन हम 2.5-3% का तेजी हमने देखा है गोल्ड में इस महीना अभी तक। तो अक्टूबर महीना अभी खत्म होता है। टिपिकली जो हम देखते हैं, अगर हम टोटल इंपोर्ट्स करीबन 700 से 800 मेट्रिक टन का जो इंपोर्ट करते हैं इंडिया में, बीइंग द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड इन गोल्ड, तो मुझे लगता है कि जो लास्ट क्वार्टर होता है टिपिकली उसमें फिजिकल डिमांड थोड़ा ज्यादा रहता है। और अगर हिस्टोरिकल इंपोर्ट नंबर्स भी देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इंपोर्ट नंबर्स थोड़ा ज्यादा रहता है। तो मुझे लगता है इंपोर्ट नंबर्स रहना और फेस्टिव डिमांड, वेडिंग सीजन जो आगे जाकर जो है उसके चलते हुए थोड़ा सा डिमांड रह सकता है गोल्ड सिल्वर में स्पेशली। एंड वो डिमांड की वजह से हमको और थोड़ा सा प्राइस मोमेंटम दिखेगा। लेकिन इसके अलावा भी हमको जो ग्लोबल अदर फैक्टर्स है विश्वमन जी, वो देखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी
यील्ड स्ट्रक्चर जो हम जनरली कमोडिटीज के लिए देखते हैं, यूएस का जो यील्ड स्ट्रक्चर है वो शॉर्ट टर्म यील्ड जो है अभी थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म यील्ड जो 2 इयर्स वगैरह या 1 ईयर 2 ईयर यील्ड जो हम देखते हैं वो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, लेकिन लॉन्ग टर्म यील्ड अराउंड 10 इयर्स 12 इयर्स 20 इयर्स यील्ड जो है अभी भी थोड़ा सा स्टेबल है। तो ये एक फियर फैक्टर बनाया है मार्केट में, और अभी इन्फ्लेशन नंबर्स भी हम ग्लोबली देख रहे हैं थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है, राइज हो रहा है रादर आई वुड से, और उसके चलते हुए थोड़ा सा गोल्ड में इंटरेस्ट आया है। मेरे ख्याल से आज पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हो खुद के इन्वेस्टमेंट में तो गोल्ड एक परसेंटेज शुड डेफिनेटली भी देयर आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन जिस हिसाब से अगर ये साल में बताऊं करीबन 8% के आसपास नेगेटिव रिटर्न दे चुका है गोल्ड और सिल्वर अगर देखा गया तो थोड़ा उसमें से ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट होना नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में जरूर रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जिसको अभी भी इन्वेस्ट करने का प्लान है मेरे ख्याल से कैन एक्चुअली थिंक ऑफ एडिंग सम पोजीशंस नाउ इटसेल्फ एज पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। तो मेरे ख्याल से आगे जाकर के थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होने का उम्मीद कर सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट में कितना इम्प्रूवमेंट सर लग रहा है अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है, कितनी तेजी, अगर परसेंटेज टर्म में बोले तो कितनी तेजी की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ से? देखिए जैसे कुल मिला के हम जनरली देखते हैं गोल्ड का जो 10 इयर्स का एवरेज सीएजी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है करीबन 7.5-8% का रिटर्न देता है गोल्ड में। तो हम डायरेक्ट यहाँ से कितना परसेंट ऊपर जाएगा मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जैसे मैंने अभी बताया कि ये साल ऑलरेडी गोल्ड नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से अगर सीएजीआर को भी मान के चले और ये साल इतना अलग नहीं होना चाहिए, तो आगे जाकर के अगर आप देखें तो आप एक्चुअली एवरेज रिटर्न से बहुत नीचे अभी गोल्ड चल रही है साल में। तो एक्चुअली देखा गया तो वो अट्रैक्टिव होना चाहिए एक इन्वेस्टर को कि एवरेज रिटर्न 7-8% जनरली मिलता है, और आज की डेट पे ये साल में अभी तक करीबन 7-8% निगेटिव रिटर्न चल रहा है। तो मेरे ख्याल से वो, हालांकि ये साल का फंडामेंटल थोड़ा अलग है ग्लोबली अगर देखा जाए, लेकिन मेरे हिसाब से कुल मिला के जो एवरेज रिटर्न हुआ करता है, अगर कहीं कोई यहीं से भी इन्वेस्ट करता है तो 8-10% का जो रिटर्न जनरली जो उम्मीद करते हैं गोल्ड में मिलता है, इन्फ्लेशन को कंसीडर करके वो उम्मीद करना बेहतर हो सकता है। मतलब 8-10% रिटर्न की आप उम्मीद रख सकते हैं अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। अब हर साल की तरह 2019-20 वाली रिटर्न तो आपको हर साल में नहीं मिलने वाली है, लेकिन एक एवरेज रिटर्न 8 से 10% आप उम्मीद रख सकते हैं गोल्ड के साथ। सर एक आखिरी सवाल ये कि अगर आप एएमसी को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहाँ किस तरह का रुझान है, फंड हाउस में लोगों का किस तरह का इन्फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, और लोग किस विकल्प को ज़्यादा चुन रहे हैं गोल्ड में, गोल्ड अगर इन्वेस्टमेंट की बात अगर आती है तो? देखिए इंडिया में गोल्ड इन्वेस्टमेंट जनरली अगर हम देखें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में गोल्ड ईटीएफ जो है काफी पुराना प्रोडक्ट है, करीबन 13-14 साल से प्रोडक्ट बिल्कुल है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें गोल्ड डेरिवेटिव जी अरविंद जी, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखिए कौन सा प्लेटफॉर्म से अगर इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे ख्याल से ईटीएफ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। गोल्ड डेरिवेटिव्स जिसको समझ में आता है, एक्सपर्ट का हेल्प लेकर के गोल्ड डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट कर सकते हो आप, गोल्ड फ्यूचर्स या ऑप्शंस में। इसके अलावा ऑब्वियसली फिजिकल गोल्ड इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। मेरे ख्याल से अगर किसी को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है तो डेफिनेटली वन कैन लुक एट गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड डेरिवेटिव्स। उसके अलावा जब ये चीज मैं लास्टली बताना चाहूंगा विश्वनाथ जी की जब से सेबी ने अलाउ किया है कि म्यूचुअल फंड अभी मल्टी एसेट्स में या कोई भी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में गोल्ड प्लस अदर कमोडिटीज का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो किसी को अगर म्यूचुअल फंड में ज्यादा समझ है तो मेरे ख्याल से मल्टी एसेट एक कैटेगरी है जहाँ पे गोल्ड के साथ साथ दूसरा कमोडिटीज का भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको भी ध्यान दे सकता है कोई भी इन्वेस्टर ध्यान दे सकते हैं। आपका क्योंकि आपको अगर आप एक्सपर्ट के एडवाइस के साथ भी जा सकते हैं, अगर या तो गोल्ड फंड्स वगैरह में भी आपके नए विकल्प मिल रहे हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटीज़ है, जहाँ पे कई कमोडिटीज़ का कॉम्बिनेशन बना के जहाँ पे फंड बनाया गया है, ऐसे फंड भी आप चुन सकते हैं। शुक्रिया अरविंदो जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और बुलियन मार्केट का आउटलुक दर्शकों तक पहुंचाया। चलिए हमारे साथ कुछ और कॉलर के सवाल आ रहे हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, इनका सवाल कॉपर पर है। केरिया जी क्या लग रहा है, ये रेगुलर कॉलर है, हर दिन सवाल पूछते हैं कॉपर पर, इनका व्यू हमेशा ये कॉपर पर ही जाना चाहते हैं, क्या करें अब? ये कॉपर कमोडिटी ऐसी है कि पूरे बेस मेटल में हम बेस मेटल का किंग कॉपर ही बोलते हैं। देखिए जिस ढंग से पावर कर्टलमेंट चाइना में हुआ और इकोनॉमी ओपन अप हो रही है तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो अच्छा ही लगता है, बट टेक्निकली अगर हम पिछले 2-3 दिनों में जो गिरावट आई है ये कहीं ना कहीं चार्ट्स का स्ट्रक्चर थोड़ा खराब कर रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट में एक गिरावट देखने मिल सकती है कॉपर में, जो 756-740 का बैंड दिखा सकता है,
बट जिस ढंग से हम जानते हैं कि नवंबर दिसंबर में ठंडी की वजह से स्मेल्टर्स आउटपुट कट करते हैं, इन्वेंट्री में भी ड्रॉप है। तो बिल्कुल आज और कल 2 दिन के व्यू के हिसाब से जब तक प्राइजेस 772 774 के ऊपर नहीं निकलता है, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव रहेगा, जो सपोर्ट 756 का रहेगा। तो अभी लेवाली से बचे, 756 के टारगेट के लिए बेच के चलना चाहिए। ओके, यानी बेचकर जाने की सलाह है। 756 रुपए का टारगेट नीचे की तरफ आपको कॉपर में दिख सकता है। अगले कॉलर है भाविक है, इनका सवाल कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन पर है। ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं क्या लग रहा है भाव, क्योंकि ये स्टॉकिस्ट है और फार्मर्स कम्युनिटी से भी बिलोंग करते हैं। तो इनका कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन दोनों पर ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, क्या आप राय देंगे इनको? सबसे पहले अगर कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो हमें यह समझना है कि आज के डेट में खल के अंदर सबसे सस्ती खल कॉटन सीड ऑयल केक की है। अराइवल के चलते हमने काफी बड़ा प्रेशर भी आते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस 2400 के लेवल पे होल्ड कर रहा है। राइट नाउ अगर हम बात करें तो प्राइजेस ब्रेक और मेक के सिचुएशन में है। अनलेस एंड अनटिल 2400 का लेवल नहीं तोड़ता है और 2520 का लेवल नहीं काटता है, ये रेंज में ही मार्केट ट्रेड करेगा। नो डाउट लॉन्ग टर्म हम समझ के चलते हैं कि प्राइजेस वापस 3500 3600 का लेवल फरवरी मार्च में दिखा देगा, क्योंकि कंजम्पशन अच्छा रहने की उम्मीद है। और साथ में इस बार हमने क्रॉप की जो एस्टिमेट है उसमें भी ड्रॉप आते हुए देखा है। बट टाइमिंग मेरी सलाह रहेगी आज और कल के लिए वेट एंड वॉच रखिए। आइदर 2400 तोड़े तो एक्शन लेना चाहिए, अदरवाइज 2520 के ऊपर बाइंग बनती है, जिस से हमने कॉटन के प्राइसेस में तेजी बनते हुए देखे या एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो तेजी देखी है उसका भी पॉजिटिव असर है। वहीं कॉटन की बात करें तो ओवरऑल कॉटन अभी भी तेजी के रूप में है, बट कहीं ना कहीं अपर लेवल पे थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। करंट लेवल पे मुझे लगता है कि कॉटन को बाय किया जा सकता है जब तक प्राइजेस 30,850 के ऊपर होल्ड है, बाय करके चलिए। अप साइड में मुझे लगता है कि प्राइजेस 31,900 से 32,200 के बीच में शाम तक या कल तक देखने मिल जाएगा। ओवरऑल कॉटन में लेके चलिए, कॉटन सीड ऑयल की वेट कीजिए जब तक 2520 का लेवल नहीं ब्रीच करता है। तो ये व्यू है कॉटन सीड और कॉटन ऑयल केक को लेकर। चलिए अब अगले कॉलर है पंकज है गुजरात से, जिंक पर इनका सवाल है। अभिषेक, क्या लग रहा है जिंक का आउटलुक आपका क्या है? विश्वमोहन देखिए, अगर ओवरऑल बेस मेटल पेक में देखें हम एक अच्छा प्रॉफिट कवरिंग देख रहे हैं। जिस तरह से चाइना में नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लॉकडाउन का रेस्ट्रिक्शन काफी बढ़ा है। मुझे लग रहा है कि डिमांड में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा ऊपर लेवल पे। ओवरऑल बेस मेटल पेक में मुझे भी काफी अच्छा करेक्शन लग रहा है, चाहे जिंक हो या कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो। मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन प्राइसेस में आ सकता है। 275 के लेवल अगले 2 से 3 सेशन में देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल बाइंग रुक नहीं अपनाना चाहिए, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए थी जिंक पर। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ अनिल है यूपी से, इनका सवाल है गोल्ड पर। गोल्ड इन्होंने 48,000 पर खरीद रखा है, क्या करना चाहिए? अभिषेक, क्या लग रहा है गोल्ड 48,000 पर खरीद इनकी सही है, क्या करें? विश्वमोहन देखिए, गोल्ड ओवरऑल अगर आप देखें तो फेस्टिव सीजन है, डिमांड काफी अच्छी, इंपोर्ट काफी अच्छा। हमने लास्ट वीक भी बोला था कि काफी अच्छा पॉजिटिव है, पर थोड़ा सा एक पुलबैक मुझे लग रहा है कि मार्जिनल पुलबैक आ सकता है 100-200 रुपए का। तो घबराने वाली बात नहीं है, तो फंडामेंटल काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि 48,400 से 500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, पर इनको स्टॉप लॉस है माइंड में रखना पड़ेगा। 47,500 का स्टॉप लॉस होकर पोजीशन होल्ड करेंगे तो ज्यादा बेटर है। ये भी है गोल्ड पर। केडिया जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? गोल्ड 48,000 की बाइंग है इनकी। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। मार्केट 2-3 दिन की जो तेजी के बाद थोड़ा सा पेसिमिस्टिक हुआ है। आई थिंक प्राइजेस 48,000 तक का लेवल वापस, बड़े गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, अगर वहां तक टेस्ट भी करता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बिल्कुल तेजी नहीं आ पा रही है और इन्फ्लेशन कंसर्न अभी भी बना हुआ है। तो मिनी में भी बनी रही है। मुझे लगता है कि एक बार शाम का डेटा वेट करना चाहिए, शाम के डेटा तक मार्केट में वीकनेस रहेगी, उसके बाद वापस उछाल देखने मिल जाएगा। तो बने रही है। ओके, बने रहने की सलाह गोल्ड में है आपको, आपके भाव के ऊपर ही बना रहेगा और उम्मीद है कि तेज़ी भी आएगी, ऐसा मानना है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। मुकेश पटेल है अहमदाबाद से, इनको नेचुरल गैस पर जानना है कि क्या होगा आगे, किन लेवल्स पे सेटल होगा। अभिषेक, नेचुरल गैस पर आपकी राय? विश्वनाथ देखिए, नेचुरल गैस में काफी ज्यादा बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। अगर आप देखें पिछले 2-3 सेशन में ऑलमोस्ट 60 से 70 रुपए का एक बड़ा रैली हुआ है। मार्केट जिस तरह से फोरकास्ट आया है कि यूएस के में नवंबर में एक चिल्ड वेदर रह सकता है, उस वजह से डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है। और ऑब्वियसली सप्लाई को लेकर जो टाइटनिंग बनी हुई है, और तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। पर मुझे लगता है कि करंट लेवल पे काफी ओवरबॉट है। इन स्तरों से पिछली बार भी हमने एक बड़ा पुल बैक देखा है, काफी हाई वोलेटाइल स्क्रिप्ट है। हमें नहीं लगता कि यहाँ पर एक बड़ी बाइंग करना चाहिए। मुझे लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी एक बार बन सकती है, क्योंकि डबल टॉप फॉर्मेशन शायद बनने के चांसेस हैं कि 480 के आसपास। तो हमको लगता है कि अगर वापस ये 460-65 के लेवल मिलते हैं थोड़ा ऊपर से, तो वहां पर बिकवाली करेंगे तो ज्यादा बेटर है। अगर किसी को बाइंग के
लिए करना है तो मुझे लगता है कि 440 या उसके नीचे के लेवल का वेट करें तभी एंट्री में बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, केडिया जी, आपका व्यू नेचुरल गैस में जिस तरह की तेजी कल दिखी थी और पूरे हफ्ते में करीब करीब 20% की तेजी आ चुकी है, आपको क्या लगता है नेचुरल गैस में तेजी बनी रहेगी और कहाँ क्या क्या कौन कौन से लेवल और देखने को मिल सकते हैं नेचुरल गैस में? देखिए, नेचुरल गैस में एक चीज समझिए, नवंबर दिसंबर मंथ ठंडी का रहता है, कंजम्पशन वैसे भी बढ़ जाता है, और जिस दिन से पावर क्राइसिस चल रहा है तो ये तो क्लियरिटी है कि मार्केट में डिमांड कंटिन्यू बनी है सप्लाई के मुकाबले। नो डाउट वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है और टेक्निकली भी ओवरबॉट है, क्योंकि हमने वन साइड रैली बनते हुए देखी है। तो मे बी पॉसिबल प्राइजेस के अंदर थोड़ा पुल बैक हम देखने मिल जाए, जैसे रिसेंटली हमने जो 370-80 के बीच का सपोर्ट लेते हुए देखा है। बट आई थिंक ओवरऑल शॉर्ट से बच के चलिए, जब तक प्राइजेस 370 के ऊपर मेंटेन है, 485 से लेके 540 तक के भी लेवल दिखा सकता है, अनलेस अनटिल सप्लाई रिस्टोर नहीं होती है। और सप्लाई रिस्टोर इमीडिएटली होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि रशिया ने भी यूरोप में सपोर्ट करने की बात की है, बट इट विल टेक टाइम। तो ओवरऑल मुझे लगता है नवंबर दिसंबर मंथ वैसे भी सीजनलिटी के हिसाब से नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव रहता है, ठंड की वजह से डिमांड भी रहती है। तो ओवरऑल बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटेजी नेचुरल गैस में रख के चलनी चाहिए। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको नेचुरल गैस में रखनी है। चलिए अगले कॉलर के पास चलते हैं। रोहित है पंजाब से। चांदी कब खरीदना चाहिए? अभिषेक, क्या लग रहा है अगर चांदी अगर खरीदना है तो किस लेवल पे खरीदे, जानना चाह रहे हैं। देखिए चांदी जैसा हमने कहा कि थोड़ा सा एक मार्जिनल पुल बैक लग रहा है, ओवरऑल फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी काफी बुलिश है। अगर 65,000 के नीचे अगर मिलता है आज या एक दो दिन के अंदर तो 64,500 एक काफी अच्छा लेवल है। हमको लग रहा है कि ट्रेंड काफी बुलिश है। 68,000 से 70,000 के लेवल हम अगले एक महीने के अंदर प्राइसेस में देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन मिलता है 1,000 रुपए का तो बिल्कुल बाय करके काम कर सकते हैं। ओके, तो ये लेवल, ये सुझाव है चांदी को लेकर। चलिए एक और काउंटर है, अगर बात कर लें तो कॉपर के बाद जिंक और एल्युमिनियम और जिंक पर आपका व्यू केडिया जी? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक के अंदर मुझे लगता है कि बड़ी रैली के बाद एक थोड़ा बहुत करेक्शन मोड है मार्केट में, बट दैट डजंट मीन्स कि नवंबर दिसंबर में रैली नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है कि चाइना में विंटर ओलंपिक्स है अगले साल। उससे पहले उनको वहां पे एनवायरमेंट को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, जिसके चलते ऑलरेडी काफी कर्टलमेंट के लिए कहा गया है। तो आई थिंक दोनों ही काउंटर में मुझे तेजी लग रही है, क्योंकि चाइना के गुजियान प्रोविंस के अंदर काफी स्मेल्टर्स को शटडाउन के लिए, पावर शॉर्टेज के शटडाउन के लिए बोल चुके हैं। तो टेम्पररी एक पुलबैक अगर मिलता है, जिंक की बात करें तो करीबन 278 276 की रेंज में फिर बाइंग बनती है। आज मार्केट थोड़ा सा गिरावट भरा रहेगा। वहीं एल्यूमिनियम एज कंपेयर टू बाकी बेस मेटल काफी स्ट्रांग लगता है, बट एक पुलबैक आप देख सकते हैं 220 222 की रेंज में। पुल बैक के ऊपर ही बेस मेटल को लेके चलिए, लेकिन व्यू आपका 1.5 से 2 महीने का लेके चलिए। दिसंबर तक बेस मेटल में और तेजी बनी हुई रहेगी, लेकिन हायर प्राइसेस की वजह से गवर्नमेंट और काफी एजेंसीज काफी स्टेप्स ले रहे हैं ताकि प्राइसेस कूल डाउन करे। तो टेम्पररी हो सकता है अगले 2-3 सेशन मार्केट में थोड़ी गिरावट रहे, बट ओवरऑल मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म अभी भी मेटल के लिए तेजी है। सर केडिया जी, एक और सवाल ग्वार को लेकर है। ग्वार में जिस तरह से रिकवरी आई है, ऊपरी लेवल शुरुआत में हमने कमजोरी देखा और फिर वापस से ये खरीदारी आ रही है, क्या करना चाहिए अब ग्वार में यहाँ से? देखिए, ओवरऑल मुझे लगता है कि गवार कॉम्प्लेक्स काफी बड़ा रैली कर चुका है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट लॉन्ग टर्म जिस ढंग से बातें हो रही है वो तेजी की जरूर बता रहे हैं, बट एक प्रैक्टिकल बात करें तो पिछले 3 महीने में गवार गम के भाव डबल हो चुके हैं। तो एज ऑफ नाउ स्पेकुलेटिव एक्टिविटी थोड़ी ज्यादा है मार्केट में, तो इन्वेस्टर को मेरी सलाह रहेगी अवॉइड कीजिए काउंटर में। सेकेंडली, अराइवल प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से हैजर काफी एक्टिव हो जाएंगे। तो आई थिंक 68-6850 के ऊपर गवार सीट जब तक नहीं निकलता है, क्लोजिंग नहीं देता है, अवॉइड कीजिए। आई थिंक एक करेक्शन ड्यू है। और गवार गम की भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस इस वक्त 13,000 के बिल्कुल नीचे ट्रेड कर रहा है। स्पेकुलेटिव मूव हो सकता है 13,600 13,800 दिखा दे, बट अगर आप छोटे ट्रेडर है और थोड़ा सा व्यू लेके चलते हैं तो बेटर ये लेवल्स पे गवार सीट गवार गम में एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपके लिए एक सवाल आ रहा है किरण शिंदे जी का, शिरडी महाराष्ट्र से ये सवाल भेज रहे हैं। इनके पास 65 क्विंटल सोयाबीन है, क्या व्यू है, क्या लग रहा है? किसान है तो किसान के हिसाब से सर अपना नजरिया दीजिए। देखिए, अगर हम सोयाबीन की बात करें, एक ही कंसर्न है, वो है अराइवल प्रेशर। तो पहला चीज है, मार्केट के अंदर हमने 5,000 के आसपास का एक बेस बनते हुए देखेंगे। तो अनलेस अनटिल 5,000 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, एक जंप देखने मिल सकता है, क्योंकि दिवाली का माहौल अगले हफ्ते से रहेगा, मंडियां क्लोज रहेगी, अराइवल पे लगाम लगेगी या अराइवल थोड़े कम होंगे, जिसकी वजह से मुझे लगता है 5600 तक का एक उछाल देखने मिल सकता है।
इसके बियॉन्ड अभी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अराइवल प्रेशर है एक तरफ, दूसरी तरफ धीरे धीरे इंप्रूव डिमांड है। तो बेटर है 5600 के आसपास मिले तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अभी अगले 1.5 महीने तक अराइवल प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ रहेगा। तो 5600 तक का लेवल इमीडिएटली मुझे दिखाई देता है, क्योंकि तेल में भी जो तेजी है वो कहीं ना कहीं सोयाबीन को सपोर्ट कर रही है। तो 5600 तक के लिए वेट कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नवंबर वायदे की, जो अभी 50 to 30 के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 5600 तक का एक जंप एक बार मिल सकता है। ओके, यानी 5600 तक के लेवल आपको सोयाबीन में दिख सकते हैं, वहाँ तक आप इंतज़ार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की उम्मीद अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही हैं। चलिए अगला सवाल जीरे पे है। जीरे पे जानना चाह रहे हैं क्या 15,000 के आसपास खरीदना सही होगा? जोशी जी हैं। सर केडिया जी, क्या लग रहा है, जीरे में खरीदारी करें 15,000 के आसपास? देखिए विश्वनाथ जी, मुझे लगता है पूरे एग्री पैक में हमने काफी बड़ी रैली आती हुई देखी, बट इसके अंदर जीरा और धनिया ऐसी दो कमोडिटी है जिन्होंने पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं किया है। इसी को देखते हुए इस बार सोइंग में जीरे में ड्रॉप रहने की उम्मीद है, और वो कहीं ना कहीं मेजर फैक्टर रहेगा जिसकी वजह से जीरे में ब्रेकआउट आएगा। नो डाउट कोरोना को लेकर कंसर्न कुछ बने हुए हैं, बट पिछले महीने जीरे के एक्सपोर्ट थोड़े बताए जा रहे हैं कि अच्छे हैं चाइना की तरफ, जो कहीं ना कहीं सपोर्टिव न्यूज है। हाँ, टेक्निकली 15,200-250 का इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये अब तक 15,200-250 के ऊपर प्राइजेस क्लोज होने में सक्षम हो जाते हैं तो 16,400 से 16,500 का लेवल दिखा सकता है नवंबर एंड तक। बट ध्यान रखिए, आपको बड़ी तेजी जो जीरे में मिलेगी वो जनवरी और फरवरी मंथ में मिलेगी, जहां पे हमारी उम्मीद है कि प्राइजेस 18,500 से 19,000 का भी लेवल क्रॉस कर देगा। तो ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग है, अभी तक चला नहीं है, चलना चाहिए, बट टेम्पररी 15,200-250 के ऊपर ही बाइंग कीजिए, जो 16,400 तक का लेवल दिखा देगा। ओके, यानी पहला टारगेट 16,000 16,400 के आसपास का है। फिर अगर आपका लंबी अवधि का नज़रिया है तो 19,000 के ऊपर भी भाव जीरे का दिख सकता है। इसके अलावा सर कैस्टर को लेकर क्या लग रहा है? कैस्टर का आउटलुक क्या है? क्या है ग्राउंड की रिपोर्ट? और क्या लग रहा है, कोई टेक्निकली अगर ट्रेड करना चाह रहा है तो उनके लिए कैस्टर कैसा लग रहा है आपको? जैसे मैंने अभी बताया कि पूरे एग्री पैक के अंदर मसाला नहीं चला, उसके साथ साथ कैस्टर भी है। नो डाउट कैस्टर में रैली हमने अच्छी बनते हुए जरूर देखी है, बट कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है 6400 के ऊपर। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 6250 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, ये भी कमोडिटी है वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर एक बड़ा उछाल दे सकती है, जो 6850 का इमीडिएट टारगेट। ओवरऑल मुझे लगता है 7,000 का लेवल भी दिखा सकता है। जिस दिन से ऑयल का, कैस्टर ऑयल की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ये कहीं ना कहीं कैस्टर को सपोर्ट करेगी। तो बिल्कुल करंट मार्केट से भी लेके चल सकते हैं बीटीएसटी के तौर पे, और अगले 2-3 सेशन के अंदर हम 100 से 150 पॉइंट की तेजी आराम से देख पाएंगे। ओके, यानी 6850, 6850 और 7,000 रुपये के भी टारगेट दिख सकते हैं, और बीटीएसटी के तौर पर भी आप इसे खरीद सकते हैं कैस्टर में। अजय केडिया जी की ये राय है। कच्चे तेल पर आज बात नहीं हुई। कच्चे तेल को लेकर अभिषेक आपका आउटलुक क्या है? क्या लग रहा है कच्चे तेल की तेजी आज, हालांकि ½ % के आसपास की कमजोरी दिख रही है, आपको आगे क्या लग रहा है कच्चे तेल में? हाँ, देखिए विश्वमोहन, क्रूड ऑयल काफी बुलिश है। हमने लास्ट वीक भी आपको 6400 का एक टारगेट दिए थे, ऑलमोस्ट हमारे मेट हुए। अगर आप देखें नाइमेक्स पे 84 के आसपास एक हर्डल बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ओवरऑल पेंटअप डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है और सप्लाई टाइटनिंग है। तो प्राइसेस ओवरबॉट टेरिटरी में, फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि वापस से 6500 6600 के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। पर फिलहाल जो करंट लेवल है वो 6300, वहाँ पर मुझे लगता है कि मार्जिनल पुल बैक आ सकता है प्राइसेस में नीचे। 6150 6200 के अगर आसपास मिलता है तो वहां पर अगर आप बाइंग इनिशिएट करेंगे तो ज्यादा बेटर। केडिया जी, आपको ऑप्शंस के जरिए लग रहा है कहीं पे मौका आपको क्रूड में लग रहा है, दिख रहा है? क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है, बहुत लोग चाहते होंगे, क्योंकि अब वॉल्यूम भी धीरे धीरे यहाँ पे पिकअप कर रहा है। तो क्रूड में अगर कोई ऑप्शंस के जरिए प्ले करना चाहे तो कोई रणनीति आपकी तरफ से? देखिए ओवरऑल तो काउंटर काफी बुलिश है, जैसे अभिषेक जी ने भी कहा कि मार्केट तेजी लग रहा है। हमारा भी टारगेट 6600 का है, बट आज मुझे लगता है डेटा पॉइंट को देखते हुए एक पुल बैक आना चाहिए। तो सेफर साइड पे अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर आप 6300 का जो पुट है, जो करीबन 225 के लेवल पे आ रहा है, इसको लिया जा सकता है। 270 के स्टॉप लॉस से टारगेट रहेगा 140 का। बट ध्यान रखिए, जो भी ये ड्रॉप आएगा वो शार्प ड्रॉप रहेगी, बाद में वापस मार्केट रिकवर कर जाएगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि काउंटर में अगर सपोर्ट की बात करें तो 6220 से 6230 तक का एक रेंज है, वहां तक एक बार ड्रॉप दिखा के रिकवरी आ जाएगी। तो 6300 का पुट 225 पे लेके चलिए। ओके, तो 6300 का पुट आपको यहाँ पर लेने की सलाह है। चलिए सर, गोल्ड की बात दोबारा कर लेते हैं। अजय जी, अगर कोई गोल्ड अगर फेस्टिव मौके पर अगर खरीदता है तो लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है कहाँ तक भाव जा सकता है लंबी अवधि में? थोड़ा सा कंसर्न ये है कि गोल्ड में
हमने पिछले साल 11 अगस्त को 56,000 से काफी बड़ा करेक्शन लेते हुए देखा, तो लोग थोड़े से घबराए हुए कि सोना वापस इतनी बड़ी रैली कर पाएगा क्या। बट हिस्टोरिकल डेटा देखें तो कभी भी सोने में तेजी आती है तो 4 से 5 साल आराम से चलती है। तो आई थिंक अगर हम डॉलर टर्म्स की बात करें तो आई एम वेरी मच बुलिश कि मार्च तक हम $2,000 का लेवल आराम से क्रॉस कर जाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो प्राइजेस थोड़ा स्लगिश जरूर है, बट गोल्ड में हमें लगता है कि प्राइजेस स्लोली एंड स्टेडीली 61,500 तक का लेवल अगर हम मार्च तक की बात करें, इमीडिएटली तो मार्च तक की बात करनी चाहिए। 51,500 तक का लेवल हमें लगता है मार्च तक सोना दिखा देगा, बट ओवरऑल 56,000 का भी लेवल अगले 1 साल के अंदर सोना वापस दिखाता हुआ दिखाई देगा। बुलिश है, लेके चलना चाहिए। ओके केडिया जी, आपके लिए एक और सवाल आ गया है। दुंगर सिंह है डूंगरगढ़ से। इनका सवाल ग्वार पर है कि क्या लग रहा है तेजी बनी रहेगी क्या ग्वार में? देखिए, करंट प्राइस पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ गवार पे, क्योंकि जिस ढंग से हमने अगस्त सितंबर में एक बड़ा जंप आते हुए देखा, वो फिजिकल मार्केट को सपोर्ट नहीं करता। इससे पहले हमने देखा चोरी कौरमा का भी सपोर्ट था, बट एज ऑफ नाउ सोयाबीन बाकी क्रॉप्स भी आ चुकी है, जिसकी वजह से उसका भी सपोर्ट नहीं है। और एक चीज प्रैक्टिकल है कि यूएस के अंदर ठीक है प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं या सेल के, बट कहीं ना कहीं जो गम 6,000 का हुआ करता था आज 13,000 में मिल रहा है। तो कोई भी रॉ मटेरियल का भाव अगर इतना फ्लक्चुएट करता है तो डिमांड पे भी इम्पैक्ट करेगा। तो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद करंट लेवल। बेटर है वेट एंड वॉच रखना चाहिए। ये लेवल पे बाइंग एटलीस्ट एंट्री नहीं करनी चाहिए। ओके चलिए, शुक्रिया केडिया जी आपका, अभिषेक आपका भी। आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद कविता लेकर आएंगी मनी का। नमस्कार। देश बदल रहा है और बदलाव की ये रफ्तार हर दिन बढ़ती ही जा रही है। बदल रही है पुरानी सोच, बदल रहे हैं पुराने तरीके। मेक इन इंडिया। इस नए इंडिया में सिर्फ सेविंग्स अकाउंट ही नहीं, अब लोग डीमैट अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, चाहे देसी हो या विदेशी। सब इंडियन मार्केट पर ही भरोसा दिखा रहे हैं, जहां नौकरी की जगह अब